हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल और यूपी स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा था, या तो ताज को तबाह कर दो, नहीं तो उसकी अच्छी तरीके से मरम्मत कराओ। अब ये थोड़ी सी मजाकिया बात है। ऐसा बोलने के पीछे उनका कारण क्या था? क्या इसीलिए क्योंकि ताज आज सच में खतरा बन चुका है, या इसीलिए कि सफेद इमारत धीरे धीरे पीली पड़ रही है और जमीन में धंसती जा रही है? यही नहीं, बल्कि पिछले 30 सालों में ताज जितना डैमेज हुआ है ना, उतना पिछले 368 सालों में नहीं हुआ है। तो क्या ताज के लंबे इतिहास को भुलाकर हमें उसे बिना कुछ सोचे गिरा देना चाहिए? ये जानने से पहले एक बात बताओ, क्या ताज को गिराने के डिमांड्स में सिर्फ इसके डैमेजेस ही आते हैं, या बात कुछ और है? क्योंकि 2014 से मॉस्क्स और इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स के खिलाफ कई कोर्ट केसेस दर्ज हुए हैं, जैसे मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद। और परेशानी की बात तो यह है कि ऐसा भी सुनने मिला है कि ताज को एक शिव मंदिर के अवशेषों पर खड़ा किया गया है। ऐसी कोई बात मीडिया में उछाली जा चुकी है। तो क्या बाबरी मस्जिद वाला हशर ताज के साथ भी होगा? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड डेमोलिशन ऑफ ताजमहल बाय 2035। अब दोस्तों, ये टॉपिक इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स अंकित सोमेश राठौड़, युग परमार, हर्ष जाड़ों और गणेश दादा भाऊ चौधरी ने हमें ये सबसे यूनिक टॉपिक रेकमेंड किया। अब आप भी हमें ऐसे यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिन पे आज तक YouTube यूनिवर्स में एक भी वीडियो नहीं बनी है, और आपके इसी यूनिक टॉपिक आइडिया को हम सबसे हटके बना के दुनिया के सामने पेश करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे हमें रेकमेंड करना अपने नाम के साथ। अब ताज के डेमोलिशन के पीछे 3 वजह बताई जा रही है। नंबर 1 पोल्यूशन, नंबर 2 उसका जियोग्राफिकल लोकेशन, और नंबर 3 रिलीजियन। सबसे पहले पोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। ये देखो अपना ताज, एक साइड है आज का पीला ताज और दूसरी तरफ है पहले का सफेद ताज। न्यूज रिपोर्ट्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल की 2002 से 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 से 10 सालों में ताज की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2002 में पोल्यूटेंट्स PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा हवा में 0 थी, और वो 2020 में बढ़कर 100 को भी पार कर चुकी है। अब आप यही सोच रहे हो ना कि ये PM 2.5 क्या होता है? तो ये हवा के वो पोल्यूटेंट्स या पार्टिकल्स होते हैं जो 2.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, जिनके आगरा में बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आगरा शहर के इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, गाड़ियों की ग्रोथ और यमुना नदी का इंक्रीज इन पोल्यूशन। अब जो कि मार्बल भी एक कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, वो इजीली एटमॉस्फेयर में मौजूद उन पोल्यूटेंट से रिएक्ट कर लेता है और उन पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर सेटल कर लेता है, जो उसे वो येलो स्टेन्ड मार्क वाला लुक देते हैं। लेकिन अब माइक्रोन तो छोड़ो, नैनो कार्बन पोल्यूटेंट्स भी आ चुके हैं, यानी पहले वाले पोल्यूटेंट से भी छोटे पार्टिकल्स जो मार्बल से बहुत फटाफट रिएक्ट करते हैं और उसमें सेटल होने लगते हैं और ताज को और भी ज्यादा येलो बना रहे हैं। और इन पोल्यूटेंट्स की तरह हमारे लाइफ के छोटे बड़े ऑब्स्टिकल्स हमसे लाइफ में शाइन करने का मौका छीन लेते हैं, जिसके चलते बचपन से लेकर जवानी तक हम डिग्री के पीछे भागते हैं और फिर डिग्री के बाद एक अच्छी नौकरी के पीछे। पर बस आपके लाइफ की इसी दौड़ को खत्म करने के लिए मैं लेकर आया हूं अनअकैडमी का रीलेवल, जिसके 5 राउंड्स ऑफ फ्री टेस्ट को क्लियर करके मोर देन 700 स्कोर करने पर इंडिया के टॉप 50 स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनीज जैसे कि क्रेड, अपग्रेड, अर्बन कंपनी खुद आपको जॉब देने के लिए आपके पीछे भागेंगे। और टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए भी आपकी डिग्री, एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग की नहीं, सिर्फ 18+ होने की जरूरत है। और बस relevel.com पर साइन इन करते ही आपको 2000+ जॉब पोजीशंस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें से अब बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एंड द न्यूली लॉन्च फुल स्टैक डेवलपमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने टाइम के हिसाब से टेस्ट दे सकते हो। और इन टेस्ट के सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही टेस्ट रिजल्ट आपको विद इन अ वीक मिल जाता है। पर अगर आप क्वालिफाई नहीं भी होते हो तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। हाउ ब्यूटीफुल, राइट? रीलेवल आपको नॉन टेक रोल्स के लिए मिनिमम 4 लाख CTC और टेक रोल्स के लिए 6 लाख CTC के जॉब्स ऑफर करता है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो अब तक 28.5 लाख के पैकेज भी लोगों को मिल चुके हैं। यही नहीं, रीलेवल 7 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ के जॉब्स अब तक कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करा चुका है। और कंपनीज में बेहतर जॉब के साथ ही रीलेवल हाईएस्ट रैंकर्स को मैकबुक, लेटेस्ट आईफोन, एप्पल वॉच के साथ अपने टॉप 50 रैंकर्स को गुडीज देता है। तो इंतजार किसका है? मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए
लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करो रीलेवल बाय अनअकैडमी एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। अब बढ़ते हैं भाई लोग ताज के डेमोलिशन के रीजन नंबर 2 पर सिर्फ पोल्यूटेंट्स ही नहीं बल्कि ताज की जियोग्राफी भी एक बड़ी समस्या है। अगर कुछ आर्किटेक्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो ताज धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है, लेकिन ये अनहोनी आखिर हो कैसी रही है? दरअसल ये समस्या इस वजह से सामने आई क्योंकि ताजमहल जिसकी नींव को बनाने में लकड़े का इस्तेमाल हुआ था वो यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर खड़ी है और ताज को बनाते वक्त इसे ऐसे बनाया गया था कि इसकी नींव को हर दम मजबूत रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती रहे। लेकिन हाल ही में यमुना नदी के पानी के लेवल्स में काफी बदलाव नजर आया है, जिसके चलते ताज का फाउंडेशन खतरे में आ गया है और यही एक कारण है जिससे फ्यूचर में ताज के धंस जाने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आगरा में हर साल मिनिमम एक आंधी तूफान तो आता ही है, जिसका प्रकोप मई 2020 में ताज को भी सहना पड़ा था, जब तूफान की वजह से ताज के छत की रेलिंग्स बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। ऊपर से यही टूटे हुए रेलिंग्स नीचे वाले फ्लोर पर भी गिरे थे और वहां भी अलग से नुकसान हुआ था। यानी एक तरफ से ताज सिर्फ डैमेज ही नहीं है बल्कि वो वहां जा रहे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जिसके बाद ताज की अगली परेशानी है रिलीजियन। अब हुआ कुछ यूं कि 2015 में आगरा के कुछ लॉयर्स ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशंस फाइल कर दी, ये कहते हुए कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। जी हां, ताजमहल एक मंदिर है, ऐसा कहा गया। और उनकी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने ताज के कुछ सफेद मार्बल्स को तोड़कर उन पर जांच पड़ताल करने की बात कर दी। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ये सारा रायता PNOK द रियल स्टोरी ऑफ ताज नामक बुक से इंस्पायर होकर फैलाई गई है, जिसमें ऐसा लिखा है कि ताजमहल की जमीन पर एक टाइम पर तेजो महाल्य नाम का एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर वहां इस वंडर ऑफ द वर्ल्ड को खड़ा किया गया था। जिसके बाद से इसी जात पात के आर्ग्यूमेंट्स में ताजमहल को पीसना पड़ गया। लेकिन एक मिनट, ताजमहल का विनाश करना क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है? इसका जवाब डेफिनेटली होगा ना, क्योंकि ऐसी तबाही वाली बात ब्रिटिश राज्य में भी छेड़ी गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जंग लड़ लड़कर इतनी कंगाल हो चुकी थी कि उन्हें फंड्स की डेस्परेट जरूरत थी। और पैसे की बात करें तो ताज से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है ना। तभी तो इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ताज को भद्दा बुला दिया और उसने इसी भद्दे मार्बल को बेचकर मुनाफा कमाने का प्लान बनाया। जी हाँ, साउंड्स स्टूपिड राइट? लेकिन माइंड यू, इन भाई साहब ने एक ट्रायल राउंड भी किया था, पर शुक्र है कि इस झमेले में ताज की बलि नहीं चढ़ गई और उसके बदले आगरा फोर्ट के कुछ पिलर्स को अंग्रेजों के हाथों शहीद होना पड़ गया। पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस बिजनेस से अंग्रेजों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इनके आइडियाज पर इनके ही लोगों ने इतना विरोध किया कि बनी बनाई बात पर पानी फिर गया और अंत में ताज को जड़ से मिटाने का ईस्ट इंडिया कंपनी का सपना ही रह गया। पर जब ब्रिटिशर्स भी ताज की मजबूत नींव को हिला नहीं पाए थे, तो क्या हम इंडियंस में है वो दम? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें फिर से पोल्यूशन, ज्योग्राफी और रिलीजियन, इन तीनों एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पोल्यूशन ने ताज की हालत बद से बदतर कर दी है। मगर क्या पोल्यूशन के लेवल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? वेल, आपको सुनकर शायद अच्छा लगे, बिल्कुल किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने ताज के 500 मीटर्स के अंदर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगवा दी है। साथ ही वेहिकुलर ट्रैफिक को कम से कम रखने के लिए जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है और सारी गाड़ियों में बिना कोई एक्सेप्शन के CNG डलवाना कंपलसरी कर दिया। पर यही नहीं, ताज के आसपास से गुजरने वाले हर नाले और पाइप्स जो यमुना नदी में गंद मचा रहे थे, उन्हें रीलोकेट करने के स्टेप्स भी ले लिए गए हैं और बायो वेस्ट के साथ ही म्युनिसिपल वेस्ट को जलाना सख्त मना कर दिया गया है। हालांकि ये सारे स्टेप्स कितने काम आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पोल्यूशन के अलावा अगर ताजमहल की ज्योग्राफी को परखा जाए तो जहां आज के जमाने के बिल्डर्स नदी के किनारे इमारत खड़ी करने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहीं ताजमहल के इंजीनियर्स ने यमुना की रेती में ऐसा क्या खोज निकाला था जो वो इस ऐतिहासिक स्मारक को खड़ा कर पाए। इस बात को हकीकत में बदलने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स यमुना के रेत को तब तक खोदते रहे जब तक उन्हें रेती के नीचे ठोस जमीन नहीं मिली थी। उसी ठोस जमीन में आगे चलकर उन्होंने पत्थर और महोगनी लकड़ी के टुकड़ों और लोहा और सीमेंट डालकर उस पर एक सॉलिड प्लेटफॉर्म का निर्माण किया था, जिस पर आज ताजमहल इतनी शान से खड़ा है। और ये प्लेटफॉर्म बरसों से यमुना के पानी को सोख करके उससे और मजबूत बनता जा रहा है।
और ये कैसे और क्यों होता है, इस बात की खबर हमें आज तक नहीं लग पाई है। बट इसके रहस्य के छुपे रहने के बावजूद ताज के धंसने के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ASI ने एक प्लान प्रपोज किया, जिसमें एक साधारण से बांध की मदद से पानी के लेवल को बरकरार रखा जा सकता है, ताकि ताज के नीचे के प्लेटफॉर्म को हमेशा पानी मिलता रहे। पर यमुना का पानी ताज का इकलौता सिरदर्द नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करते ही तूफान का सिरदर्द सामने आता है। हालांकि इसको कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर कभी कोई तूफान नहीं आया है, तभी तो तूफान से होने वाले इन्हीं डैमेजेस को ASI हर साल बिना भूले रिपेयर भी कर देता है। पर अगर इस सब के बावजूद भी ताज का इंटीरियर एक सेफ्टी हैजर्ड बन गया है, तो सिंपली टूरिस्ट को अंदर जाने से रोका जा सकता है। इतने सिंपल से प्रॉब्लम के लिए पूरी इमारत की बलि क्यों चढ़ानी है ना? और इसीलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को सेटल कर दिया गया है, तो हमारे आखिरी पॉइंट रिलीजन पर भी जरा गौर फरमाते हैं। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, जहां इससे पहले कि दुनिया भर की जनता दूसरे ख्याली पुलाव पकाने लगे? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ताजमहल कोई भी जमाने में शिव मंदिर नहीं हुआ करता था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे खुद इतिहास में मिले सबूत कहते हैं। 400 सालों से जिस जमीन पर ताज खड़ा है, वो जमीन दरअसल राजपूत राजा जयसिंह की हुआ करती थी। और सालों पहले इस जमीन पर ताज को खड़ा करने के लिए शाहजहां की सरकार ने सारे नियम कानूनों के अनुसार इस जमीन को खरीदा था, जिसके बदले राजपूत राजा को आगरा में अलग से 4 हवेलियां भी मिली थी। यही नहीं, जहां एक तरफ हमारे पास ताज के पहले आने वाले शिव मंदिर का कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है, वहीं इन दोनों राजाओं के बीच के बिजनेस के कागजात हमें मुगल रिकॉर्ड्स में मिले हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि राजा जयसिंह ने उस जमीन पर कुछ बनाया ही नहीं था, क्योंकि कहीं भी किसी शिव मंदिर का जिक्र तक नहीं किया गया है। अब इन सारे पॉइंट्स को जानने और परखने के बाद यही सवाल सामने आता है कि क्या ताजमहल जैसे ऐतिहासिक प्रतीक को जड़ से मिटा देना वाकई में जायज है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ताजमहल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे मशहूर, खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स में शामिल है। और इस इमारत को यूं ही गिरा देने से बस उसकी इंपॉर्टेंस ही कम नहीं हो जाएगी, बल्कि इंडिया को हर साल ताजमहल से होने वाला रेवेन्यू भी झट से खत्म हो जाएगा और इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी हद तक इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से पैसों का अंदर आना तो घट ही जाएगा, लेकिन साथ ही ये पूरे देश की कल्चरल वैल्यू को भी नीचे डुबा देगा। क्योंकि इतने बड़े आलिशान और पुराने मॉन्यूमेंट को गिराने से हम उसको बनाने वाले कुछ 20,000 से ज्यादा मुस्लिम और हिंदू वर्कर्स की मेहनत और इतिहास को पलक झपकाते ही मिट्टी में मिला देंगे। और क्योंकि ताजमहल इंडिया के इतिहास, संस्कृति, कला और शान का एक प्रतीक है, ऐसे में हिस्ट्री को जाने बिना, उसे सीखे बिना इमारत को गिरा देना मूर्खता ही होगी। सो अब फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इतने सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया, तो फिर भी क्यों ये डेमोलिशन वाली बात बार बार आ रही है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आप चाहते हो कि ताजमहल डिमोलिश हो या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहाँ पर रोजाना देखने मिलेगा। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय